हाय एवरीवन, वेलकम टू एचएनएन। क्या आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपी पीजीटी और टीजीटी एग्जामिनेशन के लिए? तो जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है, आप सभी का जो यूपी टीजीटी और पीजीटी एग्जामिनेशन है वो अपकमिंग डेट्स में आप सब आपका आ चुका है। पीजीटी की अभी डेट्स डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन टीजीटी एग्जामिनेशन आपको जुलाई में है। तो उसके लिए आप सभी यहाँ पे इस पर्टिकुलर कोर्स को ले सकते हैं। दिस इज अ क्रैश कोर्स जो टीजीटी एंड पीजीटी दोनों के लिए ही है, जिसमें आप सभी को पूरी तरीके से प्रिपेयर कराया जा रहा है। कॉमर्स के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। सारे टॉपिक्स जो हैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनेशन के लिए आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मात्र ₹301 का ये बैच है, जिसपे आप कोड लगा के डिस्काउंट भी पा सकते हैं। कोड जो है वो है PK93। PK93 को लगाएँगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको कंप्लीट बैच मिलेगा। बेसिक से एडवांस बेसिस पे, ठीक है? बाइलिंगुअल कंटेंट रहने वाला है, इंग्लिश, हिंदी दोनों में ही रहने वाला है। पीडीएफ नोट्स आप सभी को मिलेंगे, डाउट सेशंस आप सभी का क्लियर होगा। जो भी डाउट्स हैं, आप सभी ग्रुप्स में पूछ सकते हो। एक ग्रुप में भी आपको ऐड कर दिया जाएगा, जो कि पेड ग्रुप होता है कॉमर्स का, उसमें भी आप सभी को ऐड कर दिया जाएगा। तो वहाँ से भी आप जो भी डाउट्स वगैरह है, वो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और पूछ सकते हो, ठीक है? साथ ही साथ अगर आप जीडीसी की तैयारी में जुटे हुए हैं कि हाँ, हाँ जी, आपको जीडीसी की तैयारी करनी है, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है, जीडीसी का एग्ज़ामिनेशन भी आप सभी का अगस्त में है, ठीक है? कहा जा रहा है अगस्त-सितंबर में आप सभी का एग्ज़ामिनेशन हो जाएगा प्री वाला। तो उसके लिए आप सभी को सबसे पहले तो तैयारी करनी पड़ेगी प्री एग्ज़ामिनेशन की, जिसके लिए आप प्री एंड मेंस दोनों का बैच ले सकते हैं। कंप्लीट बैच है ₹301 का, ठीक है? जिसका नाम है उधम बैच। अगर आप ये वाला बैच ले लेते हैं तो कंप्लीट आपकी तैयारी होगी इस पर्टिकुलर बैच में। कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट पीवाईक्यूज़ सब कुछ इसी पर्टिकुलर बैच में कराया जाएगा, और इससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है पर्टिकुलर बैच से। और आप सभी को हेल्प के साथ-साथ इसमें पीवाईक्यूज़ भी कराए जाएँगे, आंसर राइटिंग सेशंस भी होंगे, क्योंकि इसमें आपका मेंस भी होने वाला है इस साल, ठीक है? तो आप सभी को ये सारे बैचेज़ अगर परचेज़ करने हैं तो कैसे आप कर सकते हैं? या तो आप वेबसाइट के थ्रू भी जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फ़ोन में भी आप जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू आप परचेज़ कर सकते हो बैच को। ठीक है? कोड लगाना ना भूलें, PK93। कोड क्या है? PK93। PK93 रेफरल कोड है, जो सभी बैचेज़ में एप्लीकेबल होगा। इस पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 25 से 30% डिस्काउंट सभी बैचेज़ में आप सभी को मिल जाएगा। तो चलिए टीजीटी, पीजीटी के क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। अनअर्न्ड इनकम इज़ कंसिडर्ड एज़, बताइए जो अर्न्ड इनकम नहीं होती है, जिसको हम अर्न नहीं करते हैं, वो कौन-सा इनकम में कंसिडर कर किया जाता है? एसेट्स होता है, लायबिलिटीज़ होता है, लॉस या फिर कैपिटल? तो जल्दी से बताइए फटाफट से। आंसर यहाँ पर हो जाएगा लायबिलिटी, क्योंकि अनअर्न्ड इनकम के बारे में अगर मैं कहूँ तो वो लायबिलिटी का ही एक रोल को प्ले करता है, क्योंकि वो एसेट नहीं हो सकती है, ठीक है? क्योंकि वो तो अर्न्ड इनकम हो गई, लॉस नहीं होगा, कैपिटल नहीं होगा। सो आंसर यहाँ पर आ जाएगा लायबिलिटी। द इक्वेशन टू फाइंड आउट द ओपनिंग स्टॉक, जब हम ओपनिंग स्टॉक को फाइंड आउट करते हैं, फाइंड करते हैं, तो वो इक्वेशन क्या बनता है? ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस टोटल परचेज, ठीक है? ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस टोटल परचेज। यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक प्लस टोटल परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक माइनस नेट परचेज। तो बताइए कि जब आप स्टॉक को ओपन करते हो, इक्वेशन क्या बन जाती है? यहाँ पर बन जाएगी डी ऑप्शन, दैट इज ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस नेट परचेज, ठीक है? ये फॉर्मूला हो जाता है जब हम कोई भी स्टॉक को ओपन कर रहे हैं। ऑन 28 मार्च 2019 में स्टॉक का जो वर्थ था वो 10,000 था, वाज लॉस्ट बाय द फायर, जो कि फायर की वजह से लॉस्ट हो गया। इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट कर दिया फुल क्लेम, ठीक है? ऑन 31st ऑफ मार्च 2019 व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट इट विल बी शोन। तो बताइए जब हम 19 की बात करते हैं, मतलब 31 मार्च की बात करते हैं, तो उस समय जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो रहा है, तो उस समय कहाँ पर किस पर्टिकुलर अकाउंट में जाएगा ये अमाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट में। तो जल्दी से मुझे बताइए, अगर जो भी आपका लॉस होता है, तो वो सब जो गुड्स का होता है वो कहाँ पे चला जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट में चला जाता है, क्योंकि वो कॉम्पेंसेट हो रहा है ना। इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है? फुल कॉम्पेंसेट कर रही है आपको। देयर विल बी नो लॉस, हेंस इट विल बी नॉट अफेक्टेड, है ना? इट विल बी नॉट अफेक्टेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो यहाँ पर जो रिसीवेबल अमाउंट होगा, वो आपका एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट भी शो होगा, और साथ ही साथ आपका ट्रेडिंग अकाउंट में भी शो होगा, ठीक है? बैलेंस शीट शोन लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ठीक है? रीजन कह रहा है बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेस ऑफ द एक्चुअल ट्रांजेक्शंस व्हिच आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? क्या दोनों ही सही है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का? क्या दोनों ही सही है? आर नहीं है करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए सही है बट आर रॉन्ग है। ए रॉन्ग है बट आर सही है। तो बताइए इनमें से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अगर मैं बैलेंस शीट की बात करती हूँ तो देखिए बैलेंस शीट एक लिक्विडिटी पोजीशन को डिफाइन करती है कि कितना जो बिजनेस है, जो कंपनी है उसका लिक्विडिटी क्या रेशियो है, ठीक है?
उसके अंदर कितनी स्टेबिलिटी है, कितनी लिक्विडिटी पावर है। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल ट्रांजेक्शन विच आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। तो बैलेंस शीट बुक्स ऑफ द अकाउंट्स में जितने भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है वो प्रिपेयर इसलिए करी जाती है। तो जी हाँ, इसीलिए तो लिक्विडिटी पोजीशन इंक्रीज होगी। ठीक है। इन व्हाट अदर फॉलोइंग आइटम्स शुड बी शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट। तो बताइए कौन से ऑर्डर में, किस ऑर्डर में जो आइटम्स है वो कंपनी बैलेंस शीट के फॉर्म में शो होंगे। गुडविल, इन्वेस्टमेंट्स, क्रेडिटर्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो बताइए किस फॉर्म में होंगे, नंबर वाइज से आपको बताना है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका गुडविल। ठीक है। गुडविल के बाद आ जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बाद आएगा क्रेडिटर्स एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ, सबसे पहले आ जाता है गुडविल, देन लैंड, देन बिल्डिंग, देन फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स, क्रेडिटर्स एंड देन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो ये आपका ऑर्डर रहता है, जो कि आप सभी को ऑर्डर में पता होना चाहिए कि कब हम किस पर्टिकुलर टाइम पे हम बैलेंस शीट में ऐड करेंगे कंपनीज के आइटम्स को। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स टू फॉर्म द पार्टनरशिप। तो कौन कौन से एग्रीमेंट्स आ जाते हैं? सर्टिफिकेट इन द इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फर्म या पार्टनरशिप डीड। तो अगर मैं रिटर्न एग्रीमेंट की बात करती हूँ, पार्टनर्स के बीच में जब पार्टनरशिप होती है तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है। ऑलमोस्ट द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्टनर। इनमें से कौन सा पार्टनर नहीं है? माइनर, स्लीपिंग, नॉमिनल या इनएक्टिव। तो इनएक्टिव इज नॉट अ पार्टनर, क्योंकि माइनर पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, जो 18 साल से कम है। स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं, नॉमिनल पार्टनर्स होते हैं, बट अगर मैं इनएक्टिव की बात करती हूँ तो वो नहीं होते। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स क्रेडिटेड टू। इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स क्रेडिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगर जो भी इंटरेस्ट रहेगा कैपिटल अकाउंट का, वो क्रेडिट किस में हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही इंटरेस्ट कहाँ पे चला जाएगा? सभी पार्टनर्स का इसमें चला जाएगा। राइट शेयर मींस दोज शेयर विच आर। राइट शेयर कौन से होते हैं? जो इशू किए जाते हैं डायरेक्टर्स के बेसिस पे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर्स, या फिर इशू किए जाते हैं क्रेडिटर्स को ऑफ द कंपनी। तो सिंपल सी बात है, राइट शेयर वही है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए ऑफर किए जाते हैं। राइट शेयर उनके लिए ही है जो शेयर होल्डर्स है, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, उसमें जो पार्टनर्स हैं उनको ही शेयर्स मिलते हैं। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये ऑफर किए जाते हैं। इफ द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 4460, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो एंड ऑफ द ईयर है 290, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 90, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है नेक्स्ट ईयर हुआ है 160, अमाउंट ऑफ द सब्सक्रिप्शन विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर विल बी। तो क्या होगा बताइए, जल्दी से सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। अगर इसको क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो 4500 आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं सब्सक्रिप्शन रिसीव की बात करती हूँ तो देखिए यहाँ पर सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 4460। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या था? 290। 290 ऐड हो जाएगा ना, ऐड हो गया। ठीक है। और अब उसके बाद बिगिनिंग में वाले जो सब्सक्रिप्शन था उसको हमने माइनस कर दिया, 90 रुपीज को हमने माइनस कर दिया। ठीक है। और सब्सक्रिप्शन एंड एडवांस, एडवांस में जो मिला है वो भी तो उसको माइनस करेंगे ना, 160 को माइनस कर दिया। 160 को जब हमने माइनस कर दिया तो 4500 आंसर हो जाएगा। मतलब कि वही 4460 ये टोटल था जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था। उसमें एंड ऑफ द सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था वो 290 था, इसको हमने ऐड कर दिया। बाकी अगर मैं बिगिनिंग वाली बात करूं उसको भी लेस कर दिया, और जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है उसको भी हमने लेस करना ही होगा, क्योंकि दीज आर दीज आर नॉट रिसीव्ड, है ना। तो यहाँ पे वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में शो हो जाएगा ना, इसीलिए। इन द केस ऑफ द इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा सही नहीं है? पेमेंट परचेज प्राइस इज मेड इन द एग्रीड इंस्टॉलमेंट ऑन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट, सेलर हैज नो राइट टू टेक बैक द गुड्स। Purchaser prepare assets account, seller account and the interest suspense account in his books. Purchaser has right to sell the assets at any टाइम आफ्टर रिसीविंग द डिलीवरी। तो बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जब इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की बात हो रही है, उसमें से कौन सा सही नहीं है? ठीक है। तो सिंपल सी बात है, डिफॉल्ट के टाइम पे पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेलर के पास राइट नहीं होगा। सेलर हैज अ राइट, इसमें ये बोला है कि राइट होगा, बट दिस इज नॉट अ राइट स्टेटमेंट। सेलर के पास अगर हम बोले तो राइट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं तो पेमेंट ऑफ परचेज इज मेड थ्रू द एग्रीड इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे होगा। ठीक है। पेमेंट परचेजर जो प्रिपेयर करते हैं एसेट्स अकाउंट्स को, सेलर अकाउंट को, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। परचेजर हैज राइट टू सेल द एसेट्स एट एनी टाइम आफ्टर रिसीविंग द डिलीवरी। तो वो कभी भी परचेजर एसेट्स को सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द रेफरेंस ऑफ द प्रोविजन एंड द रिजर्व विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है। बताइए, प्रोविजन इज अ चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक लॉस, सेलेक्ट द फॉलोइंग correct answer, which of the following correct answer is correct? Only one, only two, both, या neither?
सो अगर मैं प्रोविजन की बात करती हूँ, रिजर्व एंड प्रोविजंस की बात करती हूँ, तो ओनली वन इज द राइट आंसर, क्योंकि प्रोविजन इज अ चार्ज ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर प्रोविजन जो रहेगा वो एक चार्ज है, वो एक चार्ज है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। ठीक है, ये बेसिकली एक स्पेसिफिक लॉस है जो इरिस्पेक्टिव प्रॉफिट एंड लॉस को डिफाइन करता है, क्रिएट करा जाता है। ऑन द अदर हैंड रिजर्व आर क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ओनली। हम ना जो रिजर्व बनेगा वो एक आउट ऑफ द प्रॉफिट में ही यूज होगा, एंड टू दैट आर अननोन लॉसेस, जो नोन लॉसेस नहीं है। ठीक है, heavy initial expenditure are advertising to introduce a new product। जब हम कोई भी इनिशियल एक्सपेंडिचर का यूज करें तो वो किस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर में जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, रेवेन्यू डीम्ड, या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा जब भी हम इनिशियल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। ठीक है, तो हैवी इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन द एडवर्टीजमेंट इज अ न्यू प्रोडक्ट, क्योंकि वो नया प्रोडक्ट है इसलिए डेफर्ड में चला जाएगा। जो भी नए प्रोडक्ट है, जो भी प्रॉफिट हम अवेलेबल कर रहे हैं और नया है, ठीक है, बेसिकली वो कहाँ पर चला जाता है, डेफर्ड एक्सपेंसेस में चला जाता है। द अमाउंट स्पेंड टू द इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस, या फिर कैपिटल एक्सपेंसेस। तो जो भी अमाउंट स्पेंड कर रहे हो आप इंक्रीज इन द लर्निंग कैपेसिटी के लिए, तो वो किस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर में या लॉस में जाएगा, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट अबाउट द लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में करेक्ट कौन सा है? इट एनालिसिस द प्रोसेस ऑफ द इवेलुएटिंग प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, इट हेल्प्स प्लानर्स टू कंट्रोल द कॉस्ट मोर इफेक्टिवली। ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू एंड नीदर। सो यहाँ पे बताइए, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो दोनों ही बिल्कुल सही है, क्योंकि एनालाइज करता है इवेल्युएशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड साथ ही साथ जो भी लॉसेस हो रहे हैं उसको इफेक्टिवली ये प्लान करता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो हमने 15 क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लिया। होप आप सभी को 15 के 15 क्वेश्चंस क्विकली रिवाइज हो गए होंगे। थोड़ा सा फास्ट चली हूँ क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं। ठीक है, आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिवीजन चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, आज हमने ये जो टीजीटी पीजीटी का क्वेश्चन है वो प्रिपेयर करे, अब हम नेक्स्ट वाली क्लास में करने वाले हैं। अगर आप कॉमर्स के लिए प्रिपेयर करें, एचपीएससी यूजीसी के लिए प्रिपेयर करें, तो आपके लिए वो वाला सेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ टॉपिक सिमिलर ही हैं, पीजीटी डीजीटी। और अगर मैं किसी और एग्जामिनेशन की बात करती हूँ, चाहे मैं एचपीएससी की बात करूँ या यूजीसी की बात करूँ, उसमें भी कॉमन टॉपिक्स हैं। तो जरूर से जरूर आप सभी इन सारी वीडियोस को देखो, कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाली है। और मुझे कमेंट डाउन जरूर करके बताओ कि आप सभी को ये सेशंस कैसे लग रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको बैचेस परचेज करने हैं तो आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। कैसे करना है, या तो आप एप्लीकेशन के थ्रू जाइए या फिर आप वेबसाइट के थ्रू भी आप परचेज कर सकते हो। एंड कोड लगाना ना भूले, PK93। PK93 एक रेफरल कोड है जिससे आप सभी को इस पर्टिकुलर बैचेस में डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा हो ये सेशन। सेशन अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।